फाइनेंसफोलियो की फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो क्योंकि हर वीडियो कंटिन्यूएशन में है तो यहाँ पर अब आपकी स्क्रीन पर एपिसोड 1 दिख रहा है। सबसे पहले आप उस एपिसोड को ऊपर दिए गए कार्ड या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा ताकि आपके सेकंड एपिसोड पूरा समझ में आए। हमारा आज का टॉपिक है पी रेशियो, लेकिन पी रेशियो को समझने से पहले हमें समझना होगा ईपीएस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंस में, इन्वेस्टिंग में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहाँ जब आप पहले ईपीएस को समझेंगे उसके बाद आपको पी रेशियो काफी क्लियरिटी से समझ में आएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 4 दोस्तों ने मिलकर एक दुकान को 1000 रुपए में बाई किया। इन चारों दोस्तों का इसमें शेयर परसेंटेज इक्वल है, यानी 25%। अब माना कि ये दुकान साल का 100 रुपए कमाती है। क्योंकि इस दुकान में चारों दोस्तों का बराबर का हिस्सा है 25% यानी 1/4, तो जो इसका मुनाफा होगा यानी 100 रुपीज वो भी चारों में डिवाइड होगा। अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 25। ये 25 क्या हुआ? ये 25 ही अर्निंग पर शेयर है, यानी प्रत्येक के हिस्से में 25 रुपए आए। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक शेयर पर 25 रुपए का मुनाफा हुआ। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ईपीएस निकालने के लिए क्या किया। जो दुकान का टोटल प्रॉफिट था उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो हमें ईपीएस मिल गया। ठीक इसी प्रकार हम बड़ी कंपनियों का भी ईपीएस निकालते हैं। उनका जो मुनाफा होता है उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको इस दुकान का ईपीएस समझ में आया 25 रुपए। अब अगर हम इस दुकान का पी रेशियो निकालें यानी प्राइस डिवाइडेड बाई अर्निंग्स, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइस यानी इस दुकान को चारों दोस्तों ने मिलकर कितने रुपए में खरीदा था? 1000 रुपए में, और इस पर टोटल अर्निंग कितनी हुई? 100 रुपए की। तो इसका पी रेशियो क्या निकल कर आता है? 10 का। तो ठीक इसी प्रकार हम कंपनियों का भी पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। जितना कंपनी का मार्केट कैप होता है, मार्केट कैप जो मैंने आपको एपिसोड 1 में समझाया कि उसकी कितनी करंट वैल्यू है, कितने रुपए में आप उस कंपनी के सारे शेयर्स को बाई कर सकते हैं, उसको मार्केट कैप बोलते हैं। डिवाइडेड बाई अर्निंग्स, कंपनी ने साल में क्या कमाया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा पी रेशियो को कैलकुलेट करने की और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म को आप देखते होंगे, जो है प्राइस पर शेयर को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करना। ये दोनों सेम ही चीज है। यहाँ सारे शेयर्स की वैल्यू ली है तो यहाँ एक शेयर की वैल्यू ली है, उसको एक शेयर की अर्निंग से डिवाइड किया है। एक शेयर की अर्निंग यानी ईपीएस से डिवाइड किया है। आपको यहाँ दुकान के एग्जांपल से ईपीएस समझ में आ गया होगा। अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से इस दुकान का ईपीएस निकालें तो प्राइस पर शेयर क्या है? 250 रुपए। क्योंकि 4 दोस्तों ने मिलकर 1000 रुपए की दुकान को बाई किया था, तो एक दोस्त ने 250 रुपए पे किया, 250 रुपए में उसको बाई किया, उसके अगेंस्ट में उसको 25 रुपए मिले। यहाँ भी वो सेम 10 का ही पी निकल कर आता है। यहाँ आप इस दुकान में एक साल में 25 रुपए कमाने के लिए 250 रुपए पे कर रहे हैं, यानी 250 में बाई कर रहे हैं इसका एक शेयर। यानी आप इसको कितने गुना प्राइस दे रहे हैं? 10 गुना। इसको आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोल सकते हैं कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पी रेशियो एक वैल्यूएशन निकालने का तरीका है कि कोई चीज कितनी महंगी है या फिर सस्ती है। जैसे कि यहाँ आपको पता लगा कि 10 रुपए इन्वेस्ट करने पर साल में 1 रुपए का मुनाफा हो रहा है, और मैं अगर आपको बोलूं कि एक दुकान आपको 100 रुपए में मिल रही है और उसमें साल में आपको 1 रुपए का मुनाफा होगा, तो आपको ये कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि इसका वैल्यूएशन सही नहीं है। इसी तरह से हम कंपनियों का भी वैल्यूएशन निकालते हैं। अब हम इसको एक कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल आ रहा है। इस कंपनी का प्राइस 2318 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और इसका ईपीएस है 45 का। यानी अगर आप इसका एक शेयर बाई करेंगे तो एक साल में आपको 45 रुपए का मुनाफा होगा। लेकिन इस 45 रुपए के मुनाफे के लिए आप उस कंपनी में आज कितने गुना इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही हमें पी रेशियो बताता है। यानी अगर 2318 को 45 से डिवाइड कर दें तो ये निकल कर आ जाएगा पी रेशियो, जो 52 का है। ये तो हो गई बात कि पी रेशियो क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर कि इसका हमारे एनालिसिस में क्या रिलीवेंस है। इसको हम कैसे समझें कि ये पी रेशियो महंगा है या सस्ता है? तो ऑब्वियसली हम इसको कैसे समझेंगे? हम सेम इंडस्ट्री के अलग अलग पेयर्स के साथ इसकी कंपेरिजन करेंगे। जो कंपनियां सेम बिजनेस कर रही हैं उनका पी रेशियो देखेंगे कि किस कंपनी में हमें सेम अर्निंग्स के लिए कितना रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो हम दैनिक जीवन में भी हमेशा कंपेयर करके ही किसी चीज का वैल्यूएशन निकालते हैं। माना कि आप फलों की मंडी में गए और आपको सेब बाई करने हैं, तो वहां आप अलग अलग विक्रेताओं से सेब का रेट लेते हैं। अगर एक विक्रेता 100 रुपए बताता है, एक 120 बताता है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं उस चीज का वैल्यूएशन 100 रुपए फिक्स हो जाता है। जब वो 120 बताएगा तो वही
वहीं से अब आपको ओवर वैल्यूड लगने लगेगा। तो इस तरह से हम हमेशा अपने दैनिक जीवन में भी वैल्यूएशन का यूज करते हैं। वही सेम कंपनियों में है, लेकिन इसमें कुछ और फैक्टर्स को भी शामिल करना होता है। हमेशा ये नहीं होता है कि हमने पीयर्स के साथ कंपैरिजन किया, इंडस्ट्री के एवरेज पी के साथ कंपेयर किया और हमें किसी कंपनी का पी रेशियो कम दिखा और हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये हमेशा सही नहीं होता है। इसके पीछे और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनको हम आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पर दो कंपनियों के एग्जाम्पल नजर आ रहे होंगे। पहली कंपनी का पहले साल का ईपीएस 10 रुपए है, यानी ये कंपनी एक शेयर पर 10 रुपए कमाती है। अगले साल ये हमें 10% बढ़ता हुआ नजर आता है, ये हो जाता है 11 का। उसके नेक्स्ट ईयर भी हमें ऑलमोस्ट ये 10-11% बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर हम इसका प्राइस देखें तो प्राइस भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, यानी जो इसका पी रेशियो है वो कांस्टेंट है। पहले साल में भी 10 का है, दूसरे में भी 10 का है और तीसरे में भी 10 का है। अब एक ये दूसरी कंपनी है, इसमें देखें तो पहले साल का ईपीएस 5 का है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में सीधा हमें ये डबल होते हुए नजर आया है। सीधा 100% बढ़कर ये 10 का हो गया। उसके बाद अगेन ये अगले साल भी 2 गुना हो चुका है। अब अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस इससे भी तेजी से बढ़ रहा है। पहले साल में 75 का था, दूसरे में 250 का हुआ और अभी तीसरे साल में 900 का हो गया। क्योंकि प्राइस तेजी से सूटअप हो रहा है तो पी रेशियो भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। 15 से 25 हुआ और फिर 45 का हो गया। तो यहाँ अगर हम इन दोनों कंपनियों के फीचर्स को समझें तो क्या आपको समझ में आया? ये जो पहली कंपनी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लो पी और लो ग्रोथ कंपनी है, यानी इसका पी भी कम है, कांस्टेंट है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी काफी ज्यादा कम है। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इसका पी रेशियो हाई है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी हाई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा कम पी रेशियो वाली कंपनी ही हमें प्रेफर नहीं करनी चाहिए, उनकी ग्रोथ को भी कंसीडर करना चाहिए। इसका प्रोसेस और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि किस ग्रोथ पर कितना पी रेशियो होना चाहिए, इसको भी हम आगे आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। अब एक नेक्स्ट कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि पहले साल का ईपीएस 100 है, नेक्स्ट ईयर ये 80 हो गया, उसके बाद ये 60 हो गया। 100 से 80 हुआ, 20% कम। उसके बाद फिर हमें इसकी अर्निंग्स में 20% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और ये 60 हो गया। पी रेशियो देखें तो यहाँ इसका पी रेशियो भी डिक्रीज हो रहा है, 25 से 20 हुआ, 15 हुआ। तो इस कंपनी से हमें क्या पता चला कि इसका पी रेशियो तो लो है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी नेगेटिव है। तो क्या आप इस कंपनी का लो पी रेशियो देखकर इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नेगेटिव ग्रोथ वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। इस कंपनी का पहले साल का ईपीएस 15 का है, उसके बाद 45 का हुआ, फिर 100 का हुआ। तो पहले साल में इसकी अर्निंग 3 गुना हो गई, उसके बाद हमें ये 2 गुना से भी ज्यादा देखने को मिली। तो काफी अच्छी अर्निंग ग्रोथ हमें नजर आ रही है, हाई ग्रोथ कंपनी है। प्राइस देखें तो प्राइस उस रेशियो में सूटअप नहीं हुआ है। पी रेशियो देखें तो 10 का हुआ, 15 का हुआ, तीसरे साल में 20 का हुआ, जबकि ग्रोथ काफी तेजी से हुई, लेकिन पी उतनी तेजी से सूटअप नहीं हुआ, यानी पी मॉडरेट है और ग्रोथ इसकी हाई है। ऐसा जनरली हमें साइक्लिकल इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गई, स्टील, कंस्ट्रक्शन, इन सारी कंपनियों में हमें ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। तो यहाँ आपको क्या सीखने को मिला? पी रेशियो के बाद आपको होलिस्टिकली ये जज करना है कि जो पी रेशियो कम हुआ है वो किस वजह से कम हुआ है, हाई पी रेशियो किस वजह से है। क्या हाई पी रेशियो इस वजह से है कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है? हमेशा ग्रोथ को कंसीडर करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। अब हम आगे समझते हैं कि हाई पी और लो पी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लो पी के कारण देखें। इसका सबसे पहला कारण हो सकता है स्टॉक अंडरवैल्यूड है। इसके पीछे भी कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कोई स्टॉक ऐसा हो जिसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो, लेकिन उस पर बड़े बड़े निवेशकों की नजर ना पड़ी हो, उस कारण से वो अंडरवैल्यूड हो सकता है। इसके अलावा जिसकी ग्रोथ लो हो या फिर नेगेटिव ग्रोथ हो, उसका भी पी लो हो सकता है। दूसरा, कोई ऐसी कंपनी है जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही नहीं है, फ्यूचर में ग्रोथ नजर नहीं आती है, उसका भी पी रेशियो लो हो सकता है, उसको भी मार्केट कम भाव देगा। इसके अलावा कई केसेस में सब कुछ ठीक होता है और काफी बेहतरीन कंपनी होती है, लेकिन मार्केट कंडीशंस की वजह से कई कंपनियां हमें लो पी रेशियो पर मिल जाती हैं। ऐसा हमने कोविड के टाइम में भी देखा, जब पैनिक सेलिंग आई तो बड़ी बड़ी कंपनियां हमें धराशायी होते हुए नजर आई और काफी लो पी रेशियो पर कंपनियां ट्रेड कर रही थी। इसी को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, उन्होंने कोविड के टाइम पर इन्वेस्ट किया तो उनका पोर्टफोलियो अच्छा खासा ग्रीन में है, काफी अच्छे और चीप वैल्यूएशन पर उन्होंने उन कंपनियों के शेयर्स को एक्वायर किया था। अब हम हाई पी रेशियो के कारण को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इसके पीछे भी कोई भी कारण हो सकता है, उसकी ज्यादा हाइप बना दी गई हो, कोई ऐसी न्यूज आ गई हो जिस कारण से स्टॉक में एक साथ स्पाइक आ गया हो। दूसरा, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया कि हाई पी हाई ग्रोथ वाली कंपनियों का भी हो सकता है। इसके अलावा किसी कंपनी का
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, यानी अभी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड है, रिन्यूएबल एनर्जी के अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हमें अच्छा नजर आ रहा है, तो ऐसी कंपनियों का जो पी रेशियो है वो हाई होना ऑब्वियस है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि लो पी के साथ साथ ये सारे कारण हो सकते हैं। आपको पहले कारण को समझना चाहिए कि क्यों इसका लो पी है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम पी रेशियो का इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पी रेशियो को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करना है, इंडस्ट्री के एवरेज के साथ कंपेयर करना है, और उस पी रेशियो को हिस्टोरिक पी से भी कंपेयर करना न भूलें। जब हम पी रेशियो को उसके हिस्टोरिक पी से कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये हाई है या फिर लो है। उसके बाद हमें देखना है कि ये हाई है तो क्यों है, लो है तो क्यों है, उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव को भी देखना है। अब हम इसको कुछ रियल एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ आपके सामने HDFC बैंक का एक एग्जांपल है। इसका स्टॉक अभी 18 के पी पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका इंडस्ट्री पी देखें तो ये 10 से 11 का है। इसको हिस्टोरिक पी से कंपेयर करते हैं तो हिस्टोरिक पी अगर 5 साल का निकालें तो ये निकल कर आता है 20 का। आप देख सकते हैं लगभग 28 के पी पर भी ये ट्रेड करता था और अभी हमें ये काफी कम पर काफी फेयर पी पर दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इसकी ग्रोथ को देखेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे। तो यहाँ अगर हम इसकी 10 साल की ग्रोथ देखें तो वो हमें 22% नजर आ रही है। 5 साल की ग्रोथ देखें तो ये 23% है और 3 साल की 26% है। यानी कुल मिलाकर इसकी ग्रोथ यहाँ हमें बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब इसकी ग्रोथ भी बढ़ रही है, पी रेशियो भी कम है, तो यहाँ मेरा इस कंपनी में इंटरेस्ट जागेगा। मैं इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मेरा केवल इसमें इंटरेस्ट जागेगा। मैं इसको शॉर्ट लिस्ट करूंगा कि ये कंपनी फर्दर रिसर्च के लायक है। उसके बाद मैं इसमें फर्दर रिसर्च करूंगा, अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। साथियों एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्जांपल मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये कोई भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टिप या रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने का डिसीजन अपने रिस्क एपिटाइट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ही सलाह पर लें। नेक्स्ट एग्जांपल में देखता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का। इसका पी रेशियो 52 का है और अगर इंडस्ट्री का पी देखें तो ये भी 52 का ही है लगभग। अगर हम इसका हिस्टोरिक पी देखें तो इसका एवरेज पी 5 साल का लगभग 62 का है। यानी ये कंपनी अपने एवरेज पी से कम पर ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ 10 साल में 11% है, 5 साल में भी 11% है, लेकिन पिछले 3 साल में 8% हो गई है। यानी इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें घटते हुए नजर आ रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को तो आप जानते ही होंगे, आपने इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज भी किया होगा। ये एक FMCG सेक्टर की कंपनी है जो साबुन, तेल, शैम्पू इत्यादि की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कम होने के पीछे भी कई एक रीजंस हैं। पिछले कुछ समय में इंडिया में कंजम्पशन डिमांड कम हुई है। खैर हम उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। कुल मिलाकर यहाँ आपको दिख रहा है कि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कम हुई है। अब मैं इसको फाइनली समराइज कर देता हूँ कि साथियों आज हमने क्या क्या सीखा। तो नंबर 1 हमने सीखा EPS क्या होता है। सेकंड हमने सीखा पी रेशियो और उसको अपनी इन्वेस्टिंग में कैसे यूज करें। एपिसोड 3 में हम आगे के पैरामीटर्स को समझेंगे। आप इन पहले दोनों एपिसोड्स को देख लीजिए। अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। तो साथियों इस एपिसोड में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।